हेलो दोस्तों, माइस्टी नोट्स में आपका स्वागत है। और अगर आप मेरे पेज पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आता है। और वो टॉपिक है फ्रांस की क्रांति का इतिहास लेखन। तो दोस्तों, इतिहास लेखन होता क्या है? सिंपल सी बात यह है कि जो उस समय में लिखा गया, यानी कि जब फ्रांस की क्रांति घटी और उस समय में जो मतलब कि सबसे पहले इसके बारे में जिन लोगों ने लिखा, जिन्होंने इसके बारे में लिखने की शुरुआत की, उनके जो स्रोत होते हैं, उनकी जो रचनाएं होती हैं, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है और उन्हीं को ही इतिहास लेखन में शामिल किया जाता है। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे किन किन लोगों ने, किन किन इतिहासकारों ने, विद्वानों ने फ्रांस की क्रांति के इतिहास के बारे में उसको देखा और उसके बारे में लिखा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास लेखन समय के साथ विकसित हुआ है, जो बदलते दृष्टिकोण और व्याख्याओं को दर्शाता है। प्रारंभिक व्याख्याएं राजनीतिक घटनाओं पर केंद्रित थी, जबकि बाद के दृष्टिकोण सामाजिक और आर्थिक कारकों पर केंद्रित थे। 19वीं सदी में फ्रांसीसी इतिहासकारों ने स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देने में क्रांति की भूमिका पर जोर दिया। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इसके आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। 20वीं सदी में संशोधनवादी विचारों ने हिंसा और वर्ग संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहले के विचारों की आलोचना की, जबकि सांस्कृतिक इतिहास ने विचारों और प्रतीकों पर प्रकाश डाला। सांस्कृतिक और लिंग केंद्रित विश्लेषण से यह पता लगाया गया कि क्रांति ने समाज के मानदंडों और महिलाओं की भूमिकाओं को कैसे प्रभावित किया। हालिया छात्रवृत्ति राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की जटिल परस्पर क्रिया पर जोर देती है, जिससे पता चलता है कि क्रांति की विरासत बहुआयामी है और इसकी विभिन्न तरीकों से व्याख्या की जाती है। फ्रांसीसी क्रांति की पहली व्याख्या समकालीन राजनेता और दार्शनिक एडमंड बर्क द्वारा की गई थी। 1790 के अंत में बर्क ने रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस नामक एक विस्तारित निबंध प्रकाशित किया। बर्क ने फ्रांस के घटनाक्रम की आलोचना की, क्रांति की विफलता की निंदा की और भविष्यवाणी की कि इसका अंत अत्याचार और हिंसा में होगा। बर्क एक रूढ़िवादी थे और उनका मानना था कि राजनीतिक परिवर्तन सतर्क, विचारशील और अच्छी तरह से आधारित होना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक प्रणालियों को ऐसे जीवों के रूप में देखा जिन्हें धीरे धीरे बढ़ना और विकसित होना चाहिए। परिणाम स्वरूप बर्क ने उदारवादी सुधारों का समर्थन किया ताकि सरकार और समाज की नींव को कमज़ोर ना किया जा सके। बर्क ने दावा किया कि फ्रांस में सामने आ रहे परिवर्तन बहुत महत्वाकांक्षी थे। क्रांति ने ऐसे परिवर्तन किए जिन्हें कायम नहीं रखा जा सका और ऐसी ताकतों को सामने ला दिया जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सका। बर्क के विचार में क्रांति का विकास बहुत अव्यवस्थित, नेतृत्व की कमी और योजना से रहित था। उन्होंने तर्क दिया कि फ्रांसीसी क्रांति तर्क संगत सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी, इसलिए यह अराजकता में बदल गई। विद्वान थॉमस पेन के लेखन में एक विपरीत समकालीन दृष्टिकोण पाया जा सकता है। पेन स्वयं एक राजनीतिक पत्रकार और क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्रांतिकारी विचारों को समाहित करने वाले शक्तिशाली शब्दों वाले निबंधों के साथ अमेरिकी क्रांति के विकास में योगदान दिया। पेन के निबंध कॉमन सेंस ने गणतंत्रवाद, प्रतिनिधि सरकार और अमेरिकी स्वतंत्रता जैसे विचारों को तर्कसंगत बनाने के लिए सरल भाषा का इस्तेमाल किया। बर्क के विपरीत पेन एक राजनीतिक कट्टरपंथी थे जो गणतंत्रवाद और सार्वभौमिक लोकतंत्र में विश्वास करते थे। नतीजतन वह फ्रांसीसी क्रांति के आलोचक के बजाय समर्थक थे। फ्रांस में क्रांति पर बर्क के तर्कों से क्रोधित होकर पेन ने फ्रांसीसी क्रांति पर अपनी व्याख्या के साथ जवाब दिया। उन्होंने अपनी रचना राइट्स ऑफ मैन में तर्क दिया कि 1789 से पहले फ्रांस एक निरंकुश अभिजात वर्ग था जो असमानता और विशेषाधिकार से जुड़ा था और युद्ध का आदी था। इसका एकमात्र उपाय सरकार और समाज के पुनर्निर्माण के लिए जमीनी स्तर से क्रांति करना था। 19वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी क्रांति के सबसे प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस कार्लाइल थे। 1815 में बॉर्बन राजशाही की बहाली ने कार्लाइल को फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया। उनकी रचना द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री 1837 में प्रकाशित हुई। क्रांति के प्रति इनका विवरण रंगीन और नाटकीय था।
क्रांति की हिंसा को शब्दों में चित्रित करने या क्रांतिकारी हस्तियों की कड़े शब्दों में निंदा करने से वह नहीं डरते थे। कार्लाइल का मानना था कि राजशाही और अभिजात वर्ग अक्षमता और भ्रष्टाचार से भरे हुए थे और उन्हें वही मिला जिसके वे हकदार थे। साथ साथ उन्होंने कट्टरपंथी, विशेष रूप से रॉबस्पियर का तिरस्कार किया, जिसने क्रूरता और मानवता की उपेक्षा के साथ आतंक के शासन की अध्यक्षता की। कार्लाइल की क्रांति का इतिहास आम जनता की और इतिहासकारों के बीच लोकप्रिय साबित हुआ। हालांकि कई शिक्षाविदों ने इसकी लेखन शैली की आलोचना करते हुए दावा किया कि कार्लाइल ने इतिहास को रोमांटिक साहित्य के साथ मिश्रित किया था। कार्लाइल के समकालीनों में से एक फ्रांसीसी इतिहासकार फ्रैंकोइस मिग्नेट थे। मिग्नेट एक ताला बनाने वाले के बेटे थे और उनका पालन पोषण बुर्जुआ उदारवाद के माहौल में हुआ था। उन्होंने एक वकील के रूप में प्रशिक्षण लिया, लेकिन बाद में क्रांति का अध्ययन शुरू करते हुए इतिहास की ओर रुख किया। मिग्नेट ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नामक पुस्तक लिखी। अपने दृष्टिकोण में वे नियतिवादी था और अपने राजनीतिक नज़रिए से उदारवादी था। पूंजीपति मिग्नेट के सच्चे क्रांतिकारी नायक थे। उसके अनुसार 1789 में उनका विद्रोह बढ़ती असमानता, भ्रष्टाचार और फ्रांस के फूले हुए अभिजात वर्ग के लिए एक अनिवार्य प्रतिक्रिया थी। नेशनल असेंबली से लेकर नेशनल गार्ड और उससे आगे तक मिग्नेट बुर्जुआ क्रांतिकारियों की प्रशंसा करता है और उनके दोषों और त्रुटियों को समायोग्य मानता है। मिग्नेट के अनुसार क्रांति को उसके कट्टरपंथियों, उसकी सड़क की भीड़ या उसके गिलोटीन से नहीं आंका जाना चाहिए। कार्लाइल के विपरीत मिग्नेट क्रांति के दौरान हुए रक्तपात का श्रेय हिंसक लोगों के बजाय कठिन परिस्थितियों को देते हैं। 19वीं सदी के एक अन्य प्रमुख इतिहासकार जूल्स मिशलेट थे। मिशलेट ने विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में ही कॉलेज सेंट बॉर्बे में एक पद प्राप्त किया और बाद में फ्रांसीसी राजघराने की बेटियों को पढ़ाने लगे। अपने जीवन में उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस और हिस्ट्री ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन सहित कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचनाएं की। वैचारिक रूप से मिशेल उदारवादी, गणतांत्रिक और सामाजिक रूप से प्रगतिशील थे। उन्होंने क्रांति को एक आवश्यक घटना के रूप में देखा, जिसने प्रबुद्धता के ठोस विचारों के आधार पर सरकार और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मिग्नेट की तुलना में मिशलेट ने अधिक लोकतांत्रिक विचारधारा वाले लोगों में विश्वास व्यक्त किया, यहाँ तक कि जैकोबिन्स पर भी। किंतु मिशलेट का कट्टरपंथी उदारवाद विवादास्पद था। 1851 में उनकी रचनाओं को शिकायतों और आपत्तियों के बाद निलंबित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया। उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस एक इतिहासकार के बजाय कथा साहित्य के एक अंग्रेजी लेखक थे। डिकेंस की रचनाओं ने ब्रिटेन में क्रांति के हालिया विचारों को आकार देने में मदद की। 1859 में प्रकाशित अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एक नीरस और हास्यहीन ऐतिहासिक उपन्यास था। इसमें क्रांतिकारी फ्रांस का एक काल्पनिक विवरण शामिल है, जिसकी तुलना 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के लंदन से की गई है। ऐतिहासिक विवरण के लिए डिकेंस ने थॉमस कार्लाइल की द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री का अध्ययन किया। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ की शुरुआत इसकी प्रसिद्ध प्रारंभिक पंक्ति "यह सबसे अच्छा समय था, यह सबसे बुरा समय था" से होती है। इससे पहले यह प्राचीन शासन और क्रांतिकारी फ्रांस दोनों की गंभीर तस्वीर पेश करती है। डिकेंस की कथा से पता चलता है कि फ्रांसीसी क्रांति कुलीन विशेषाधिकार और शोषण का एक अनिवार्य उत्पाद थी, लेकिन क्रांति पेरिस की अशांत और बीजयुक्त दुनिया द्वारा बंदी बना ली गई और जल्द ही अराजकता हिंसा में बदल गई। एक अन्य उपन्यासकार जिसने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सार्वजनिक धारणाओं को प्रभावित किया, वह थी बैरोनेस ऑर्ची। ऑर्ची ने 1894 में एक युवा अंग्रेज से शादी की। पैसे की कमी के कारण उन्होंने 20वीं शताब्दी के अंत में उपन्यास और लघु कथाएं लिखना शुरू कर दिया। इन कहानियों में सबसे सफल द स्कारलेट पिंपरनेल थी, जो 1903 में एक उपन्यास और एक नाटक दोनों के रूप में सामने आई। यह मूलतः एक अंग्रेज व्यक्ति की साहसिक कहानी है जो आतंक के शासनकाल के दौरान फ्रांस के अभिजात वर्ग को बचाता है। ये बचाव आमतौर पर
चतुर्भेश, शानदार तलवारबाजी और अन्य साहसी करतबों के द्वारा किया गया। ऑर्ची अपने चित्रण के आधार पर क्रांति के बारे में एक नकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है। उनके अनुसार कुलीन वर्ग सभ्य, उदार, प्रबुद्ध है, जबकि इसके विपरीत श्रमिक वर्ग को असभ्य, रक्त पिपासु और मूर्ख बनाने में आसान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास लेखन पर मार्क्सवादी व्याख्याएं हावी रहीं। मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार फ्रांस में उथल पुथल एक बुर्जुआ क्रांति के रूप में शुरू हुई। यह बढ़ते पूंजीपति वर्ग और अभिजात वर्ग के बीच वर्ग संघर्ष से प्रेरित था और इसने फ्रांस के सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण को चिन्हित किया। बुर्जुआ क्रांतिकारियों ने दो चीज़ें चाहीं: सरकार और राजनीतिक सत्ता तक पहुंच और उनके व्यावसायिक हितों के अनुकूल आर्थिक सुधार। उन्होंने एक उदार समाज की वकालत की जहां व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की गई, लेकिन वे इन अधिकारों और स्वतंत्रता को श्रमिक वर्गों के साथ साझा करने के लिए इच्छुक नहीं थे। चूँकि राष्ट्रीय संविधान सभा में बुर्जुआ प्रतिनिधि हावी थे, इसलिए सभा के अधिकांश सुधार और नीतियां पूंजीपति वर्ग के सामाजिक और आर्थिक हितों को प्रतिबिंबित करती थी। 20वीं सदी के सबसे प्रमुख मार्क्सवादी इतिहासकार जॉर्जेस लेफेब्रे थे। लेफेब्रे को 4 चरणों में फ्रांसीसी क्रांति का वर्णन के लिए जाना जाता है, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग वर्गों और वर्ग हितों से प्रेरित है। पहला, 1787 से 88 की कुलीन क्रांति में कुलीन वर्ग ने राजशाही की शक्ति को चुनौती दी और राजा को एस्टेट जनरल को बुलाने के लिए मजबूर किया। दूसरा, बुर्जुआ क्रांति एस्टेट जनरल में सामने आई, जहां समृद्ध तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व और एक राष्ट्रीय सभा की मांग की। 1789 के मध्य में पेरिस की सड़कों पर शहरी क्रांति भड़क उठी और यह श्रमिक वर्गों के आर्थिक हितों से प्रेरित थी। किसान क्रांति सामंती बकाया और आर्थिक स्थितियों के खिलाफ थी, जो महान भय के रूप में प्रकट हुई। पिछले इतिहासकारों के विपरीत लेफेब्रे और उनके साथी मार्क्सवादियों ने इतिहास को नीचे से ऊपर की ओर देखा। उनका अधिकांश शोध इस बात से संबंधित था कि आम लोगों, विशेषकर किसानों ने क्रांतिकारी विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और क्रांतिकारी घटनाओं में भाग लिया। लेफेब्रे की मृत्यु के समय वह यकीनन फ्रांसीसी क्रांति पर दुनिया के सबसे अग्रणी विशेषज्ञ थे। क्रांति के बारे में उनके दृष्टिकोण को अन्य इतिहासकारों ने भी दोहराया। उनमें से एक एल्बर्ट सोबोल थे, जो लेफेब्रे का मित्र था। सोबोल ने क्रांति को वर्ग शिकायतों और संघर्षों के उत्पाद के रूप में देखा। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय निम्न वर्गों के समूहों, आंदोलनों की जांच करने में बिताया, जो सोबोल की डॉक्टरेट थीसिस और उनकी कई पुस्तकों का विषय थे। सोबोल के अनुसार क्रांति कारीगरों, मजदूरों और छोटे पूंजीपतियों का एक गठबंधन थी, जो अपने मतभेदों और आंतरिक तनावों के बावजूद अभिजात वर्ग और अमीर लोगों के खिलाफ एकजुट हो गए। अन्य मार्क्सवादी इतिहासकारों की तरह सोबेल आतंक के शासनकाल को युद्ध और गंभीर आर्थिक स्थितियों के प्रति एक हताश प्रतिक्रिया मानते हैं। संशोधनवादी इतिहास लेखन 20वीं सदी में मार्क्सवादी व्याख्याएं प्रचलित रहीं और उन्हें चुनौती नहीं मिली। कई संशोधनवादी इतिहासकार उभरे और मार्क्सवादी रूढ़िवाद का सामना किया, जिससे क्रांति के इतिहास लेखन का और विस्तार हुआ। सबसे उल्लेखनीय संशोधनवादियों में से एक एल्फ्रेड कोबन थे। कैम्ब्रिज से शिक्षित कोबन 30 से अधिक वर्षों तक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में फ्रांसीसी इतिहास के प्रोफेसर थे। एक इतिहासकार के रूप में कोबन ने वर्ग आधारित उद्देश्यों और धारणाओं से मुक्त क्रांति के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण का लक्ष्य रखा। उन्होंने 1789 की घटनाओं को सामाजिक परिणामों वाली एक राजनीतिक क्रांति के रूप में देखा। कोबन ने तर्क दिया कि 18वीं सदी के अंत में फ्रांस से पहले ही एक उभरती हुई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। फ्रांस पहले से ही एक उभरती हुई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। 1789 बहुत पहले ही कई थर्ड स्टेट प्रतिनिधि पूंजीवादी उद्यमों से अमीर हो गए थे। कोबन ने नए शासन में निर्णायक आर्थिक नीति की
कमी की ओर भी इशारा किया और इस तथ्य की ओर भी कि 1790 के दशक की शुरुआत में फ्रांसीसी पूंजीवाद में सुधार होने के बजाय स्थिरता आ गई। कोबन के तर्क का समर्थक अमेरिकी इतिहासकार जॉर्ज टेलर ने किया था। टेलर ने बताया कि कई पूंजीपति वास्तव में प्रगतिशील पूंजीपति थे, जबकि कई बुर्जुआ क्रांतिकारी बिल्कुल भी पूंजीवादी नहीं थे। फ्रांस में सबसे प्रसिद्ध संशोधनवादी इतिहासकार फ्रैंकोइस फूरेट थे। 1965 में फूरेट ने क्रांति पर अपना पहला महत्वपूर्ण काम ला रेवोल्यूशन फ्रैंकेइस प्रकाशित किया। इस पुस्तक ने मार्क्सवादी व्याख्याओं को खारिज कर दिया। फूरेट के अनुसार क्रांति उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन 1792 तक अपने रास्ते से भटक गई थी। फूरेट ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था वह डेरेपेस था, एक फ्रांसीसी शब्द जिसका अर्थ है स्किड या स्लाइड। क्योंकि क्रांति में कोई निर्णायक या एकीकृत नेतृत्व नहीं था, यह अप्रत्याशित घटनाओं, अप्रतिक्रियाओं, वर्ग तनाव और गुट संघर्ष की एक श्रृंखला बन गई। 1792-93 में जैसे जैसे यह तनाव और संघर्ष बढ़ता गया, क्रांति आतंक और अराजकता में विघटित हो गई। जबकि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने दावा किया कि आतंक का शासन आंतरिक और बाहरी विरोध के लिए एक वैध प्रतिक्रिया थी। फूरेट ने तर्क दिया कि आतंक अपने शुरुआती दिनों में क्रांतिकारी कार्रवाई में अंतर्निहित था। नारीवादी इतिहास लेखन। पिछले 40 वर्षों में फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास लेखन में नारीवादी योगदान भी देखा गया है। कई महिला इतिहासकारों ने इस बारे में दृष्टिकोण पेश किया है कि किस तरह क्रांति में महिलाएं शामिल और प्रभावित हुई। आम सहमति यह है कि क्रांति ने फ्रांसीसी महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं किया और कुछ मामलों में उन्हें पीछे धकेल दिया। उदाहरण के लिए अमेरिकी विद्वान जॉन बी लैंडिस ने तर्क दिया है कि कुलीन महिलाओं का कुछ हद तक राजनीतिक प्रभाव होता था, लेकिन सरकार और क्रांतिकारी संगठन जो पुरुषों द्वारा नियंत्रित थे ने इसे दबा दिया। लैंडिस का तर्क है कि क्रांति के विचार आर्थिक रूप से बुर्जुआ और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी दोनों थे। फ्रांसीसी महिलाओं पर बाधाओं को कम करने के बजाय क्रांति ने वास्तव में लिंग भेद और बाधाओं को संरक्षित और मजबूत किया। ऑल्वेन हफ्टन और डोमिनिक गोडिनियो जैसे इतिहासकारों ने भी कामकाजी वर्ग की महिलाओं, विशेष रूप से किसानों की महिलाओं की भूमिका की जांच की है। ये महिलाएं 1789 और 1792 के बीच राजनीतिक रूप से सक्रिय थीं, लेकिन अंततः उनकी सक्रियता पर 1793 में जैकोबिन्स के कट्टरवाद ने कब्जा कर लिया और उसे ख़त्म कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति महान ऐतिहासिक महत्व की घटना थी। इसके विचारों और परिणामों ने न केवल फ्रांस के विकास बल्कि यूरोप के इतिहास को आकार दिया। इसके महत्व के कारण फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन सैकड़ों इतिहासकारों द्वारा किया गया। कुछ ऐतिहासिक कालखंडों या घटनाओं का अधिक अध्ययन किया गया है और उनकी अलग तरह से व्याख्या की गई है। परिणाम स्वरूप क्रांति का इतिहास लेखन जटिल और इसमें कई अलग अलग दृष्टिकोण या विचारधाराएं शामिल है। कुल मिलाकर फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास लेखन बदलती पद्धतियों और दृष्टिकोणों को दर्शाता है, जो क्रांति की हमारी समझ को आकार देना जारी रखता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हुआ और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।